हमारा पहला टॉपिक इसमें सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो आप लोगों ने असाइनमेंट 2 में किया, तो उसमें क्वेश्चन था टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, जिसमें आपने रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स को अलग-अलग करना था। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब हम एन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसको करेंगे। ये एक तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगा जिस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट में किया है, सिर्फ इसके अंदर एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। तो मैं कैलकुलेशन काफ़ी हद तक स्किप करता जाऊँगा, मैं सिर्फ एक मेन आइडिया दूँगा कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास मेन असम्पशंस इसमें ये हैं कि आपके पास कोई भी एटम या आयन है, कोई n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें एक न्यूक्लियस होगा आपके पास और न्यूक्लियस का मास हम लोग कह रहे हैं m है और उसके ऊपर चार्ज Ze के बराबर होगा। इस सिस्टम में आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तमाम इलेक्ट्रॉन्स का मास हमने स्मॉल m अज्यूम किया और उनके ऊपर चार्ज -e है। अगर हम लोग अपना ओरिजिन फिक्स कर लें तो फॉर फिक्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, आपके जो न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम r0 कह देते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम r1 r2 rn से डिनोट कर देते हैं। यहाँ तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स में किसी किस्म की सेपरेशन नहीं की, उनके जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। ये कोऑर्डिनेट्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हम इसको इसका पिक्टोरियल फॉर्म में बताना चाहें तो यहाँ पर आपके पास कोई न्यूक्लियस होगा, ये आपका ओरिजिन है, कैपिटल मास m का। यहाँ पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। ये ओरिजिन पे है तो ये वाला फासला आपके पास r1 होगा, इसी तरीके से 2, और ये आपके पास n है। ये वाला जो फासला होगा ये आपके पास r, ये कोऑर्डिनेट rn पे पड़ा होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम सिंपलीफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो वो ये कि एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एब्सेंट है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको करेंगे तो वहाँ पर फिर आपके पास मुख्तलिफ तरह के स्पेक्ट्रम्स आ जाएंगे और आपको साथ में उनको भी डील करना होगा। हमारी सबसे सिंपलेस्ट असम्पशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। उसके अलावा साथ ही हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर तरह के इंटरेक्शन को निगलेक्ट कर देना है सिवाय कूलम इंटरेक्शंस के। नेग्लेक्ट ऑल इंटरेक्शंस बट कूलम। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान में हो रहे होंगे। यहाँ पर अब आपके पास जो आपका टोटल हैमिल्टोनियन बनेगा वो हैमिल्टोनियन नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, वो काइनेटिक और पोटेंशियल टर्म्स का सम होगा। और जो अगर हम यहाँ पर P को लिखना चाहें तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा r नॉट स्क्वायर न्यूक्लियस के लिए प्लस I from 1 to n minus h cut square by 2m delta ri square। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ गया और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा सम होगा तमाम कोलम्बिक इंटरेक्शंस का। V ऑफ आर आई। अब हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स में। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी कोऑर्डिनेट्स की वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में और उसके कुछ रिलेटिव डिस्टेंसेस। सो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपके पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसकी जनरल डेफिनेशन बनेगी एम आर प्लस एम आर वन एम आर एन over mass of nucleus plus total mass of all electrons। सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के। इसी तरीके से जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के साथ उन्हें हम लिख सकते हैं आर आई इक्वल्स माइनस आर नॉट। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपने टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थ्री थ्री डायमेंशन में असाइनमेंट में लिखी थी। सो अगेन मैं अब इनको यूज करके जिस तरह हमने असाइनमेंट में सॉल्व किया था वहां पर मैं इनको काफी डिटेल से सॉल्व करके हम या तो अपलोड कर दूंगा अलग से इनको, क्योंकि यहाँ से हमने लैप्लाशियन निकालना थोड़ा सा लेंथी काम है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। मैं सिर्फ उनके डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो बहरहाल उन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि आपके पास जो डेल्टा आर नॉट होगा ये इसके इक्विवेलेंट आएगा माइनस I from 1 to n delta of Ri। और इसी तरीके से डेल्टा ऑफ आर आई m over m plus n m। इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं, स्क्वायर से मुराद है कि इनकी डाइवर्जेंसेस ले लेते हैं, इनके सेल्फ डाइवर्जेंसेस। तो ये आपके पास डेल्टा आर नॉट स्क्वायर आएगा डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 2m over m plus n times m I from 1 to n डेल्टा आर आई। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 7 बन गई। इसी तरीके से इसका लैप्लाशियन मेरे पास आएगा डेल्टा आर आई स्क्वायर सो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम अपने काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर में इंसर्ट करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर इस इक्वेशन में, सो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी कि माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m m over m plus n m delta r square plus I from 1 to n delta r I square minus 2m over m plus n m I from 1 to n
माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m m over m plus nm delta r square plus delta ri square plus 2m over m plus nm डेल्टा आर आई। सो यहाँ पर अब ये इनको इनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सम ओपन करने होंगे इनके, और जब हम सम ओपन करके फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर एन एम डेल्टा आर स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2 म्यू आई फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर आई स्क्वेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स के सेल्फ इंटरेक्शन होंगे वो आपके पास बनेंगे एच कैट स्क्वायर बाय एम, जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की वजह से इंटरेक्शन हो रहे हैं, आई लेस देन जे। सो ये आई लेस देन जे, हम इसको इज इक्वल टू जे हमने इसलिए नहीं रखा, वरना वो डबल काउंटिंग यहाँ, वो तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, अगर हम इसको आई इज इक्वल टू जे कर लेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू हमेशा जे से डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर होनी चाहिए, ताकि आपके पास डबल काउंटिंग ना हो यहाँ पर। सो डेल्टा आर आई डॉट डेल्टा आर जे। सो बाकी जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो यहाँ पर जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मैस है, अब हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन जो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स भी आ रही होंगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगा कि माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m प्लस nm डेल्टा आर स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2 म्यू I from 1 to n delta r I square minus h cut square by m I greater than j delta r I delta r j प्लस जितने भी पोटेंशियल की टर्म्स आ रही होंगी। सो मैं इनको जब हीलियम एटम पे जाएंगे तो वहाँ इनको एक दफ़ा लिख दूंगा, यहाँ पर अभी इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ v के फंक्शन के तौर पर इंसर्ट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में जब आपके पास ये पहली टर्म है, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स का। ये जो सेकंड टर्म है आपके पास, ये सम है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आपके पास टर्म आ रही है तीसरी, इस टर्म को मास पोलराइजेशन टर्म कहते हैं। ये आमतौर पर न्यूक्लियर मोशन की वजह से आती है। जब हमारे पास बहुत मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो वहाँ पर न्यूक्लियस आपके पास हैवी होता है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस की अपनी मोशन भी आपके सिस्टम को, आपके हैमिल्टोनियन की आपके सिस्टम की एनर्जी को अफेक्ट कर रही होती है। आमतौर पर अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो वहाँ पर ये टर्म नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से ये आमतौर पर कंसिडर नहीं होती। लेकिन और वो आप 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैमिल्टोनियन और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पर ये टर्म एनालिटिकली भी अपीयर नहीं होगी। इसको हम एक और तरीके से भी चेक करेंगे कि यह अपीयर होनी चाहिए उस केस में या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये न्यूक्लियर की मोशन की वजह से होती है, और ये अमूमन उन के अंदर होती है जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होगी उसे हम जनरली अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं माइनस आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि कोलम्बिक इंटरेक्शंस हैं। और भी मैं इनको एटॉमिक यूनिट्स में नहीं लिख रहा, जिसकी वजह से सारे कॉन्स्टेंट्स एज इट इज आ रहे हैं। आर आई प्लस
I greater than j e square 4 pi epsilon नॉट आर आई जे, जहाँ पर हमारे पास आर आई जे की डेफिनेशन है। सो ये असल में हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये किसी भी एन बॉडी सिस्टम के लिए सेपरेशन है कोऑर्डिनेट ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स में और रिलेटिव डिस्टेंसेस की टर्म्स में। सो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे हीलियम एटम के लिए, और हीलियम एटम की कुछ स्टेट्स को चेक करते हैं कि हीलियम एटम्स में हमें किस तरह की स्टेट्स मिलती हैं, सिमेट्रिक स्टेट्स कौन सी होंगी और एंटी सिमेट्रिक, या सारी वेव फंक्शंस के सिमेट्रिक होते हैं। सो अब हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करना है फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सो इसमें भी हमारे पास कंडीशन वही है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, कोई इंटरेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे सिवाय कूलम इंटरेक्शंस के। इलेक्ट्रॉन को हम अगेन कैपिटल एम से, न्यूक्लियस को के मास को अगेन हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल एम से। सो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी वो आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर 1 मौजूद है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर 2 मौजूद है, और ये इनका डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पर R12 से डिनोट कर सकते हैं। सो अब हम अपने उसी हैमिल्टोनियन को इस्तेमाल, उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हैमिल्टोनियन को यूज़ करके इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, फिर हमें इसको देख के लिखने में आसानी होगी। सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आई थी वो आई थी R1 minus I from 1 to n. So C E square over 4 pi epsilon naught R I plus I greater than J और जो हमारे पास हमारा आइगन वेव इक्वेशन थी वो थी माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2 म्यू। साई 1 2 ई साई 1 2। सो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग अब अपना हीलियम एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं। सो वो हमारे पास बनेगी एच कट स्क्वेयर बाय 2 म्यू। अभी मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको एटॉमिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि एटॉमिक यूनिट्स में काम करना कदरे आसान होगा। सो डेल्टा R1 स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2 म्यू डेल्टा R2 स्क्वेयर माइनस एच कट स्क्वेयर बाय m डेल्टा R1 डेल्टा R2 माइनस जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 minus ZE square over 4 pi epsilon naught R2
प्लस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 psi R1 R2 is equal to E। यहाँ पर हमारे पास म्यू अगेन बाय डेफिनेशन एम ओवर एम प्लस एम के बराबर है, और R12 इसके बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। सब हम एज्यूम ये करते हैं कि आपका हमारा जो न्यूक्लियस है वो इन्फिनेटली हैवी है। सो हमारे जो न्यूक्लियस का मास है इन्फिनिटी के बराबर है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो अब हमारे पास दो काम होंगे। एक तो जो म्यू वाली टर्म होगी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें m के बराबर आ जाएगी, और जो मास पोलराइजेशन वाली टर्म होगी माइनस एच कट स्क्वायर बाय एम डेल्टा R1, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। तो हम इस टर्म को ओमिट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को एटॉमिक यूनिट्स के अंदर लिख लेते हैं इन कंडीशंस के साथ। सो एटॉमिक यूनिट्स में हमारे पास ई एच बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 1 के बराबर हो जाएंगे। सो एटॉमिक यूनिट्स नेचुरल यूनिट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नेचुरल यूनिट्स में अमूमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन नहीं होती। सो वहाँ पर इसके साथ 8 पाई जी या सिर्फ एप्सिलॉन आपके पास 1 के बराबर होता है। बहरहाल एटॉमिक इनको हार्ट्री फोक यूनिट्स भी कहा जाता है। सो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी इसका हैमिल्टोनियन -1/2 डेल्टा R1 स्क्वायर -1/2 डेल्टा R2 स्क्वायर माइनस जी ओवर R1 माइनस जी ओवर R2 प्लस 1 ओवर R12। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1/2 डेल्टा R1 स्क्वायर प्लस 1/2 डेल्टा R2 स्क्वायर माइनस जी ओवर R1 माइनस जी ओवर R2 प्लस 1 ओवर R12। अब इस इक्वेशन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जहाँ से हम एक नई स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वो ये कि अगर मैं इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दूँ, सो हम R1 को अगर R2 से रिप्लेस कर दें और R2 को R1 से कर दें, ये इक्वेशन रिमेन्स, ये इक्वेशन चेंज नहीं होती। इस इक्वेशन पे कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को अगर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर कोई परमुटेशन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये, और हम देख सकते हैं वो परमुटेशन ऑपरेटर हमें क्या पॉसिबिलिटीज दे रहा होगा। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन में तो हमें नजर आ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स अनचेंज नहीं होते हैं। सो अगर इसके इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते और मैं इसके ऊपर कोई परमुटेशन ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, इसको पैरिटी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, R1 R2, सो ये मुझे ये स्टेट दे देगा। अगर तो आपके पास सिस्टम के लेवल्स डी जनरेट हुए, मतलब जो एनर्जी आइगन स्टेट्स, इसकी सारी एनर्जी आइगन स्टेट्स एक ही जैसी हुई, तो डेफिनेटली फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सूरतों में जहाँ पर आपके पास अ, इस वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन स्टेट्स या आइगन वैल्यूज नॉन डीजेनरेट होती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये नंबर सिर्फ 1 के बराबर नहीं होगा। सो वहाँ पर ये नंबर आपको आपको कोई एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इसके साथ लगाना होगा, जिसको हम लैम्डा का नाम दे सकते हैं। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास जो भी आपके पास नॉन डीजेनरेट आइगन स्टेट्स आ रही होंगी,
तो उनको उस सूरत में ये आपके पास किसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के बराबर होगा। आपको ओरिजिनल वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा किसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लैम्डा के साथ। सो देन ये आपको फिर ये आपके वेव फंक्शन दे रहा होगा। अब हमने करना ये है कि अब हमें ये नहीं पता कि बेसिकली हम परमुटेशन ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने कह दिया कि अगर तो वो आपके पास डी जनरेट है, फिर तो दोनों फंक्शन डेफिनेटली बराबर होंगे। आप क्योंकि आपकी आपकी वेव इक्वेशन को कोऑर्डिनेट से रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वो डेफिनेटली अगर तो आपके पास नॉन डीजेनरेट है, फिर स्टेट्स जाहिर बात है कि शिफ्ट होंगी, स्टेट्स के अंदर कोई ना कोई इन्वर्जन तो आएगी। तो अब यहाँ पर परम्यूटेशन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की ये कौन कौन सी आइगन वैल्यूज ले सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने राइट हैंड साइड पे दोबारा परम्यूटेशन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। सो एक हम लोग इसको यहीं पे कर लेता हूँ। सो हमने दो दफ़ा परम्यूटेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया स्टेट R2 पे। एक दफ़ा हमने अप्लाई किया था तो इसने हमें लैम्डा दे दिया, और ये P12 साई R1 R2। तो ये हमारे पास सिचुएशन आई। अब हमें पता है कि अगर आपने एक दफ़ा 1 को 2 से रिप्लेस किया और दोबारा 2 को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये वेव फंक्शन एज इट इज़ दोबारा से आ गया आपके पास। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। सो यहाँ पर जब आप दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, आपको साइज लैम्डा स्क्वायर दे देगा, और साई R1 साई R2। सो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि लैम्डा की दो आइगन वैल्यूज हैं, एक प्लस माइनस, एक प्लस 1 है और एक एक माइनस 1 है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वाला वेव फंक्शन फिर हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा। सो आप लिख सकते हैं कि साई R1 R2 प्लस माइनस R1 और R2 इसके बराबर। सो ये आपके पास वेव फंक्शन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, कि या तो वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट्स रिवर्स करने पे सेम रहता है, एक तरह से इवन रहता है, या वो अपने अपने उसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब है कि या तो आपका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा या फिर एंटी सिमेट्रिक होगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं वो ये कि साई R2 R1 या तो प्लस होगा साई R1 R2 के बराबर, और इसको हम डिनोट करते हैं साई प्लस के साथ। इस तरफ एक सिंबल है इसका। ये जो स्टेट कहलाती है इसको स्पेस सिमेट्रिक स्टेट कहा जाता है। और इस तरह के वेव फंक्शंस को या इस तरह के स्टेट्स को पैरा स्टेट्स भी कहते हैं। मुझे ये इल्म नहीं कि ये पैरा के नोटेशन यहाँ पर किस वजह से इसकी लिटरल रूट्स क्या है, लेकिन बहरहाल इन स्टेट्स को पैरा स्टेट्स कहा जाता है। ये शायद डॉक्टर का बेहतर बता सकें, इसकी कोई रूट्स केमिस्ट्री से मिलती हूँ, वहाँ पर किसी वजह से इसको पैरा स्टेट्स कहते हैं। सो ये जो वेव फंक्शन है असल में आपके पास स्पेस सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली नेगेटिव आइगन वैल्यू के साथ जो आपके पास वेव फंक्शन बन रहा होगा माइनस साई R1 R2, इसको हम साई नेक कहेंगे, और R1 R2। सो ये जो वेव फंक्शन होगा ये आपके पास स्पेस एंटी सिमेट्रिक स्टेट होगी। इस तरह की स्टेट्स को ऑर्थो स्टेट्स भी कहा जाता है। सो आमतौर पर हमारे पास जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, हम उनके वेव फंक्शंस को इसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो पैरा स्टेट्स होती हैं या ऑर्थो, यानी कि या तो आपके पास पैरा हीलियम होंगी या ऑर्थो हीलियम्स होंगी, या इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली हायर ऑर्डर पैरा एलिमेंट्स होंगे या ऑर्थो एलिमेंट्स होंगे। अब सो ये हमारे पास दो स्टेट्स तो आ गई, लेकिन अभी तक हमने इनमें से किसी भी स्टेट में हम स्पिन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हम सिर्फ स्पेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के साथ ही काम कर रहे हैं। सो अब हम इसके अंदर स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई चीज़
इसमें कर रही हो तंग या कंफ्यूज वगैरह, क्योंकि बहुत सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन है और उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। सवाई चंद एक एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे किसी भी वक्त रोक के पूछ सकते हैं। सो अब हमने जो अभी तक हमने हीलियम एटम को सिंप्लीफाई किया, उसके अंदर हमने रोल देखना है स्पिन के वेव फंक्शन का, और ये चेक करना है कि यहाँ से हमें पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस तरह के स्टेट्स के बारे में हमें क्या बताता है, एंड द रोल ऑफ पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमारे पास जो फुल आइगन फंक्शन होगा साई, उसको मैं Q1 और Q2 से कह रहा हूँ रिप्रेजेंट। तो ये जो भी हमने कैलकुलेट किया स्पेशल पार्ट, वो मल्टीप्लाई बाय स्पिन वेव फंक्शन का I1 2। सो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। और सो यहाँ पर जो Qi है ये बेसिकली डिनोट कर रहा है स्पेस और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को, collectively denotes spin and space coordinates। इस बात का मतलब है एक तरह से ये भी हुआ कि अगर हम इस तरह का वेव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और um, इसकी um, कोई ट्रू आइगन स्टेट्स आती हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये वाला वेव फंक्शन असल में इन दोनों के दरमियान, इन स्पेस और इन स्पिन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान कपलिंग करवा रहा है। तो जिस जिस लॉ के तहत ऐसी कपलिंग होती होगी, या जो इस वो लॉ जो इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज को फीचर कर रहा होगा, तो वो लॉ या वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा इनकी कपलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो साई R1 R2 है, ये असल में स्पेशल आइगन फंक्शन है। और जो साई 1 2 है हमारे पास, ये आपके पास स्पिन के वेव फंक्शन हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स को एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स क्या क्या होंगे। सो हमारी डेविड हम यहाँ पर S1 और S2 को, ये आपके पास स्पिन ऑपरेटर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसी तरीके से जो कॉरस्पॉन्डिंग टोटल स्पिन ऑपरेटर होगा, उसे फिर हम लोग लिख सकते हैं S1 प्लस S2। और जो S1Z S2Z हैं, ये आपके पास components of these spin operators along z डायरेक्शन। so, जो कलेक्टिव z ऑपरेटर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं Sz इज इक्वल टू S1Z S2Z के बराबर। सो अब हमें ये भी पता है कि जो दो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किन किन स्पिन आइगन स्टेट्स के अंदर हैं, या उनकी बेसिस क्या है स्पिन फंक्शंस की। सो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम उनकी स्टेट्स, अब या तो उनकी स्टेट पॉजिटिव स्पिन के साथ होगी या नेगेटिव स्पिन के साथ होगी। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो नॉर्मलाइज्ड स्पिन हाफ आइगन फंक्शन होते हैं उन्हें हम लोग स्पिनर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में। सो ये आपके पास स्पिनर्स इस फॉर्म में आ गए 1 0 और 0 1 के लिए। और जो कॉरस्पॉन्डिंगली फिर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस फंक्शन होगी वो 4 बनेंगे आपके पास, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। तो ये 4 पॉसिबल बेसिस स्पिन फंक्शन है दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए। इसमें से जो अल्फा 1 और बीटा 1 है, ये आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कि या तो उसकी स्टेट अप हो सकती है, डाउन हो सकती है। और इसी तरह जो अल्फा 2 और बीटा 2 है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट्स हैं। तो अल्फा और बीटा स्टेट्स हैं, आर्गुमेंट ये शो कर रहा है कि ये किस इलेक्ट्रॉन के लिए है।
सो अब हम यहाँ पर कुछ एक कुछ कंडीशंस जहन में रखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि जो आपका ऑपरेटर S1 है ये सिर्फ एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन 1 के ऊपर। सो यानी कि या तो ये अल्फा 1 पे एक्ट करेगा एंड बीटा 1 पे। इसी तरीके से जो S2 होगा, यानी कि हम स्पिन इंटरेक्शंस को कंसीडर नहीं कर रहे बीटा 2 पे। इस बात का मतलब फिर इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि S1 और S2 जो होंगे वो कम्यूट कर जाएंगे और हमें एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, तो हम एक लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर काम कर सकते हैं। अब अभी चूंकि हमारे अब हमने बात की थी कि हम S को डिफाइन कर सकते हैं टोटल स्पिन फंक्शन को S1 प्लस S2 की फॉर्म में। और चूंकि हम एस स्क्वेयर में इंटरेस्टेड होते हैं, एल स्क्वेयर जे स्क्वेयर वगैरह की फॉर्म में, एस स्क्वेयर को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन मौजूद नहीं है। एस एस स्क्वेयर के लिए हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन मौजूद है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास S1 स्क्वेयर प्लस S2 स्क्वेयर प्लस 2S1 डॉट S2 के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि S असल में बराबर होता है S इंटू एस प्लस 1 के। एटॉमिक यूनिट्स है तो H बार 1 के बराबर आएगा। सो आपके पास S स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 3/2 प्लस 2S1 S2। अब चूंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दी है, वो ये कि आपकी जो स्टेट्स हैं इनके दरमियान किसी भी किस्म के स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शंस नहीं हो रही। सो हमारी कंडीशन ये है कि नो स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शंस हैं। सो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शंस नहीं कर रहा। डेफिनेटली वो करता तो है, लेकिन यहाँ पर हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। so, इसका मतलब है फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी बन सकती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट स्पिन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी है। अब वो 4 स्टेट्स हमारे पास कौन सी हो सकती हैं? काय 1, काय 2, काय 3, काय 4। या अगर हम इन्हें रिप्रेजेंट करना चाहें स्पिन के लिहाज से, तो बेसिकली एक स्टेट ऐसी जिसमें दोनों स्पिन अप हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स डाउन स्पिन के साथ मौजूद हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 अप स्पिन में है, दूसरा डाउन में है, और एक डाउन में है। सॉरी, मैंने गलती कर दी है यहाँ पर। इधर भी अल्फा 2 आ रहा है। So, यहाँ पर आना चाहिए। एक तो मेरे पास अल्फा अल्फा के लिए स्टेट्स आई हैं, सो अल्फा बीटा, और मेरे ख्याल मैंने स्टेट्स ही गलत लिख दी हैं। एक मिनट, इसको भी रिमूव करना है। मेरे पास स्टेट्स ये मेरे पास अल्फा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ये स्टेट्स आ गई हैं, और यहाँ पर मेरे पास फिर अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 2,
बीटा 2, हाँ अब ये स्टेट से आई है मेरे पास। इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों अपर स्टेट के साथ हैं, क्योंकि पहले स्टेट्स डबल काउंटिंग हो रही थी। सो यहाँ पर ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड। सो ये मेरे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं अगर आपके पास स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शंस नहीं है। अगर हमारे पास स्पिन डिपेंडेंट इंटरेक्शन है फिर तो इनके और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। सब हम इनमें से किसी एक स्टेट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं अपना जी ऑपरेटर, स्पिन का जी ऑपरेटर चेक करते हैं कि वहाँ से हमें क्या आइगन वैल्यू मिलती है। सो हम एस जी को अप्लाई करवाते हैं काई 1 पे, S1Z प्लस S2Z अल्फा 1 अल्फा 2। सो यहाँ पर ये स्टेट हमारे पास आएगी S1Z, क्योंकि ये वन, चूंकि ये ऑपरेटर सिर्फ अल्फा स्टेट इलेक्ट्रॉन 1 के ऊपर अप्लाई हो सकता है। सो अल्फा 2 एज इट इज बाहर निकल आएगी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। इसके आइगन वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। सो ये 1/2 h⁻² होनी थी, लेकिन एटॉमिक यूनिट्स की वजह से ये 1/2 आपके पास आएगी। अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1/2 अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब ये हुआ कि एस सी काई 1 पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 की स्टेट रिटेन हो जाएगी। ये चीज़ असल में बराबर है काई 1 2 के। इसी तरीके से जब हम इसको अप्लाई करें दूसरी स्टेट्स पे तो सिमिलरली जहाँ पर दोनों स्पिन्स डाउन है वहाँ पर हमें क्लियर है कि जब हम इसको काई 4 पे अप्लाई करेंगे तो आपको काई माइनस के साथ काई 4 मिलेगा। लेकिन जब हम इसको काई 2 पे अप्लाई करें या फिर हम इसको काई 3 पे अप्लाई करें तो आपको 0 आएगा, क्योंकि एक से प्लस आपके साथ आ रही दूसरी माइनस आपके साथ हो रही है, तो ये असल में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी एक जनरल आइगन वैल्यू को यहाँ लिखना चाहें तो आपके पास बनेगी एस जी। बिलाल, ये समझ नहीं आया मुझे, ये S2 काय फोर वाली ये जो लाइन है ना। ये एस ये वाली चीज, हाँ, ये ये असल में पूरी एस लाइन। जी है, एस जी है। अच्छा। अब ये देखें ना कि जब मैं इस स्टेट के ऊपर इसको अप्लाई करूंगा एस जी को काई 4 पे, हम्म। सो ये भी आपके पास नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है। हम्म। सो जब मैं इसके इस स्टेट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ एस वन जी को बीटा 1 पे, और ये मेरे पास बीटा 2 एज इट इज आ गया है। और इसी तरीके से मैं अब बीटा 2 अगेन मेरे पास इसके ऊपर S2Z अप्लाई हो रहा है और बीटा 1 एज इट इज आ गया। ये आपको दे रहा है -1/2 बीटा 1 बीटा 2। ये भी आपको दे रहा है -1/2 बीटा 1 बीटा 2। सो ये असल में आपके पास -बीटा 1 बीटा 2 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ माइनस काई 4 के साथ 12 वापस आ गई है। लेकिन इसके केस में साई काई 2 और काई 3 में ये होगा कि एक एक आपके पास जो टर्म आ रही होगी वो पॉजिटिव आ रही होगी, दूसरी नेगेटिव आ रही होगी। सो वो क्रॉस टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। थैंक यू। सो अब यहाँ पर इस चीज़ की बेस पर हम इसकी फिर जनरल आइगन वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं एम एस काई। यहाँ पर आपके पास एम एस के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हैं डेफिनेटली दो स्टेट्स के साथ वैल्यू 0 आ रही है। सो उसको मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ, जो 0 और +-1। सो ये पॉसिबल आपके पास आइगन आइगन वैल्यूज हैं इस आइगन वैल्यू इक्वेशन की। सो इसी तरीके से अगर हम लोग यही काम अभी हमने एस जी के लिए किया, अगर हम यही स्टेट्स एस स्क्वेयर के लिए फाइंड करना चाहें तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी। मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, मैं उसकी सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। सो ये हमें पता है कि इसके बराबर होता है।
सो अब यहाँ पर एक एक करके उन स्टेट्स को सिंप्लीफाई करें। सो जब हम एस स्क्वेयर को काई वन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 काई वन आ जाएगा। तो यहाँ पर असल में एस से मुराद है, आपने एस एक दफ़ा इसको एस वन इंटू एस वन प्लस वन के तौर पर लेना है, और दूसरी दफ़ा एस टू प्लस वन के तौर पर, क्योंकि जो आपके पास एस है वो असल में एस वन प्लस एस टू के बराबर है। सो ये जब अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट्स आपके पास कुछ ये बनेंगी, इनके आइगन वैल्यू इक्वेशंस। यहाँ पर अगेन एच बार के फैक्टर्स नहीं लिख रहे हुए क्योंकि एटॉमिक यूनिट्स हैं। काई थ्री पे जब हम अप्लाई करेंगे या जब काई टू पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, और यहाँ से हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये असल में आइगन स्टेट्स नहीं है एस स्क्वायर की, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है दो डिफरेंट स्टेट्स का। सो दीज आर नॉट आइगन स्टेट्स ऑफ एस स्क्वायर। सो ये जो है ये असल में ट्रू आइगन स्टेट्स हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे उनमें से हम किस तरीके से आइगन स्टेट्स को रिकवर कर सकते हैं, या हस्बैंड किस तरीके से बाकी आइगन स्टेट्स को अफेक्ट करेंगी। सो ये जब हम इसको अप्लाई करेंगे एस स्क्वायर को, जिस तरह हमने एस जी को अप्लाई किया था, तो ये आपके पास चार पॉसिबल इक्वेशंस बनेंगी, जिनमें से दो तो ट्रू आइगन स्टेट्स होंगी, जो जो दो हैं वो आइगन स्टेट्स नहीं है एस स्क्वायर की। सब हम एक दफ़ा दोबारा से अपने बेसिक वेव फंक्शन को लिख लेते हैं जिनको हमने शुरू में डिफाइन किया था काई वन वगैरह की फॉर्म में। सो काई वन, काई टू, काई थ्री, काई फोर, सो अल्फा वन, बीटा वन, सो अल्फा टू, बीटा टू, अल्फा टू, बीटा टू। यहाँ पर एक चीज़ हमें जिस तरह हमने पहले भी अभी साबित की है अभी पिछले बी स्क्वायर वगैरह के थ्रू, तो हम देख सकते हैं कि जो आपके पास x1 और x4 की स्टेट्स हैं ये तो सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक इस सेंस में कि अगर आप इसमें अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें और कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इंटरचेंज कर दें तो स्टेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट्स एज इट इज ही रहती हैं। सो ये आपके पास सिमेट्रिक हैं। लेकिन जो आपके पास x2 और x3 वाली स्टेट्स हैं, इन पे अगर आप यही वाला काम करके देखें कि अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दें, तो ये जो आपके पास स्टेट्स होती हैं ना तो सिमेट्रिक बनेंगी और ना ही एंटी सिमेट्रिक बनेगी। डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा इसको वर्कआउट करके चेक करना पड़ेगा कि इनकी सिमेट्रिसिटी है या नहीं। सो बहरहाल ये जो स्टेट्स हैं आपके पास काई टू और काई थ्री वाली, ये ना तो आपके पास सिमेट्रिक हैं और ना ही ये एंटी सिमेट्रिक हैं। इन्हें हम चेक कर सकते हैं इजीली वेरिएबल्स को रिप्लेस करके। लेकिन हम इनको अगर हम इनके कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, क्योंकि हमें यहाँ पर साई जिस तरह हमें जब हमने इसके ऊपर साई स्क्वायर को अप्लाई किया एस स्क्वायर को अप्लाई किया था तो हमारे पास इन स्टेट्स के लिए कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहे थे। सो हम इन लीनियर कॉम्बिनेशन को एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होंगी या नहीं। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन अलबत्ता हमारे पास सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं इनके। सो अगर हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहें तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं सिमेट्रिक स्टेट बनाने के लिए। ये काम वैसे कई दफ़ा आमतौर पर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो खैर आइडेंटिकल पार्टिकल्स वगैरह जब आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में किए होंगे तो वहाँ पर भी इस तरह की स्टेट्स बनाई होंगी। सो 1/2 नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, इसके लिए काई टू 1 2, काई थ्री 1 2। एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। काई टू 1 2 माइनस काई थ्री 1 3। सो ये जो आपके पास है ये सिमेट्रिक स्टेट है, सिमेट्रिक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसमें आप वेरिएबल्स को रिप्लेस करें तो आपको ये वेव फंक्शन एज इट इज रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें वेरिएबल्स को रिप्लेस करेंगे सो आप सो बेसिकली यहाँ पर ये इससे मुराद ये होती है कि ये साई अल्फा बीटा 1 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
सो अल्फा अल्फा का मतलब है कि अल्फा स्टेट 1 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसके पहले आर्गुमेंट को, और जो बीटा इसके दूसरे आर्गुमेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। सो अब इनको इंटरचेंज करके देखें इनके स्पेशल वेरिएबल्स को, तो ये आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये जो स्टेट है ये एंटी सिमेट्रिक है। सो अब इन स्टेट्स के लिए जब आप एस स्क्वेयर और एस जी को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कुछ आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है एक्स पॉजिटिव, ये आपके पास एक सिमेट्रिक आइगन स्टेट है या सिमेट्रिक आइगन फंक्शन है। सो एक्स स्क्वेयर इज एन सिमेट्रिक spin function so इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये आइगन स्टेट होगी एस स्क्वेयर की भी, आप इसको चेक कर सकते हैं। एन आइगन स्टेट इज एन आइगन स्टेट ऑफ एस स्क्वेयर की भी आइगन स्टेट होगी और एस जी की भी। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एस के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो 1 आएगी और एम एस के लिए वैल्यू 0 आएगी। इसको मैंने यहाँ पर किया नहीं क्योंकि हम एक स्टेट के लिए चेक कर चुके हैं और इसको उसी तरीके से हमने चेक करना है जैसे हम पहले इसको कर चुके हैं। सो इसी तरीके से जो आपके पास एक्स नेगेटिव के लिए आएगी, सॉरी मुझे यहाँ पर फिर कुछ गड़बड़ कर दी है लिखने में। सो ये एस पॉजिटिव है। इसी तरह एक्स नेगेटिव के लिए जो एंटी सिमेट्रिक स्टेट आएगी उसके लिए आपके पास एस की वैल्यू 0 आएगी और एम एस की वैल्यू भी 0 आएगी। सो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स होंगी। अब हम देख सकते हैं कि इनकी जो कॉमन आइगन स्टेट्स होंगी, जो एस स्क्वायर और एस जी की कॉमन आइगन स्टेट्स हैं, उन्हें फिर हम एक एक जनरल नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जी आर, इस नोटेशन में उनको लिखा जा सकता है। अगर हम इस नोटेशन में लिखें तो जब आपके पास एस की वैल्यू 0 थी और एम एस भी 0 था, तो आपके पास एक्स नेगेटिव आया था। जब आपने एस की वैल्यू 1, या ये आइगन, ये डेफिनेटली आइगन वैल्यूज हम उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ये हैं। और इसी तरीके से जब आपके पास 1 1, तो ये आपके पास x1 के बराबर है और ये जो है ये आपके पास x4 के बराबर है। सो ये हम लोग ये चीज़ें हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करके इनके रिजल्ट्स लिखे हैं, क्योंकि ये तो हमें वहाँ से क्लियर हो रहा था कि ये स्टेट्स इसके बराबर आती हैं, x1 के बराबर है, -1 x4 के बराबर है, क्योंकि इसकी जो एम एस थी इसकी वैल्यू -1 थी। इसके x4 के लिए एम एस की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट की थी। लेकिन चूंकि ये 0 दे रही थी तो हम इनको हम इनको साइड पे लाए, साइड पे नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये चेक कर सकते थे कि क्या इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई पॉसिबल स्पिन आइगन स्टेट दे सकता है या नहीं। तो उसमें जब हमने उनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए तो एक आपके पास एक्स माइनस की फॉर्म में आया और एक आपके पास सो काय माइनस और काय पॉजिटिव की फॉर्म में आया। सो काय माइनस की कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं वो 0 0 है, काय पॉजिटिव के लिए 1 0 है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि ये वाला जो आपके पास वेव फंक्शन है काय माइनस वाला, ये असल में आपके पास एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन ये जो तीनों आपके पास वेव फंक्शन है ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि ये आपके पास 0 0 के लिए सिर्फ एक ही स्टेट आ रही है जिसको हम लोग सिंगलेट स्टेट का नाम देते हैं, और ये आपके पास 3 पॉसिबल सिमेट्रिक स्टेट्स आते हैं जिनको ट्रिपलेट कहा जाता है, और डेफिनेटली इनमें डीजेनरेसी भी होगी। सो यहाँ पर मैं एक दफ़ा अगर एक दफ़ा दोबारा इनकी डेफिनेशन अगर लिख दूँ तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि 0 0 से हम क्या मुराद ले रहे थे। सो 1/√2 α1 β2 प्लस α2 ये आपके पास सिंगलेट है जिसमें एस भी 0 है
और ms भी 0 है। So, बाकी आपके पास 3 स्टेट्स आ रही हैं, x11, alpha 1, alpha 2। और 1 0 के लिए so, ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये ट्रिपलेट्स हैं, और इसमें s की वैल्यू तो सब में 1 है, लेकिन ms की वैल्यू यहाँ पर +1 है, इसमें ms की वैल्यू -1 है, और इसके लिए ms की वैल्यू 0 है जो हमने कैलकुलेट की थी। So, इसकी वजह यार से यहाँ पे माइनस जी होगा, जी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, जहाँ पे 10 की स्टेट है, x10 की स्टेट है ना, काय 10 की, यहाँ पर काय α1 β2 माइनस β1। ये नहीं ना, लास्ट इक्वेशन में नहीं नहीं, सिंगलेट में माइनस होगा है ना। नहीं, सिंगलेट में आपके पास 0 आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा कि सिंगलेट नहीं, में सिंगलेट में 0 आएगा, क्योंकि 0 के लिए एक ही पॉसिबल स्टेट है ना, 0 हाँ ओरिएंटेशन के साथ। आप इसके ऊपर इसको चेक, इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर एस जी को अप्लाई करके देख लें। सो ये आपको +1/2 देगा। सो एक तरह से ये वाली जो टर्म होगी ये आपको देरी होगी। सो 1/2 को फिलहाल हम साइड पे कर देते हैं। सो ये आपको नंबर, जब हम S1 इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सो β2 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, ये नंबर आपको देगा +1/2। वेरिएबल्स को भी इंटरचेंज करना है साथ में हमने, और यहाँ पर इसी तरीके से ये जो स्टेट होगी आपको माइनस दे रही होगी। यहाँ पर दो काम करने, एक तो आपने एस जी को अप्लाई करना है और दूसरा अल्फा और बीटा को रिप्लेस करना है आपस में। सो ये दोनों जो स्टेट्स होंगी असल में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये ठीक, 0 देगा। सही। क्लियर हुआ है क्या इसको? इसमें नहीं क्लियर हुआ है। क्योंकि इसमें आपने स्टेट्स को भी असल में रिवर्स करना है ना। ठीक है। सो अभी तक हमने, अब हम ये देखते हैं कि इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या रोल आ रहा है। ठीक है, हमने उसकी स्टेट्स बना ली हैं, पैरा और ऑर्थो। सब हम इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इंक्लूड करके देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है, क्योंकि अभी हमने टोटल वेव फंक्शन नहीं बनाया, अभी हमने सिर्फ स्पिन स्टेट्स को डिफाइन किया। इससे पिछले आर्टिकल में हमने उसकी पैरा और ऑर्थो स्टेट्स निकाली थी, और अब हमने स्पिन स्टेट्स निकाली हैं, इसकी स्पिन वेव फंक्शंस डिड्यूस किए हैं। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें अगेन इसकी मैं उसकी ज़्यादा डीपर रूट्स में नहीं जाऊंगा मैं लेकिन हम सिर्फ एक इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कुछ हिस्टोरिकल रीजंस और कुछ मैथमेटिकल रीजंस की वजह से पॉली ने ये डिड्यूस किया था कि आपके पास सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन होगा, सो Q1 Qn, अब अगेन जो क्यू कोऑर्डिनेट्स हैं ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्पिन कोऑर्डिनेट्स को भी, किसी n इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इस वेव फंक्शन को मस्ट बी एंड इस वेव फंक्शन को लाजमी एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं, और फर्मियॉन्स के लिए आपके पास ये सिस्टम जो है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होना चाहिए। अब असल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक डेफिनेशन ये है कि, जो असल डेफिनेशन उसकी वो ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। तो अगर वो सिमेट्रिक होंगे तो इसका मतलब है कि वो सेम क्वांटम नंबर्स रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अम, अ, आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, सो ये तीनों तो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिमेट्रिक है वेव फंक्शन, तो इसका मतलब है कि या तो वो काय 1 वाली स्टेट में है या वो काय 4 वाली स्टेट में है। सो अगर काय 1 वाली स्टेट में है तो इसके लिए n1 l1 ml1 तो सेम है, लेकिन साथ में ms की वैल्यू भी, या दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में आ रहे हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों जो वेव फंक्शन हैं आपके पास सेम आइगन स्टेट्स को सेम कंप्लीट वेव फंक्शन शेयर कर रहे हैं।
सो जो कि फर्मियंस के लिए पॉसिबल नहीं हुए, फर्मियंस की डिस्ट्रीब्यूशन इसके इस तरह से नहीं होती। सो इसके लिए लाजमी है कि ये वेव फंक्शन लाजमी तौर पर एंटी सिमेट्रिक हो। सो अब हमें अपने स्पिन फंक्शंस को स्पेशल फंक्शंस के साथ इस तरीके से कपल करना है कि आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन बने वो एंटी सिमेट्रिक आए, वरना वो पॉली प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करेगा। सो हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं स्पेशल पार्ट में। अब ये हासिल करने के दो तरीके हैं हमारे पास टोटल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक बनाने के। एक तो ये है कि जो सिमेट्रिक स्पेशल पार्ट है उसका, जिसको हमने पैरा स्टेट्स कहा था, उन्हें मल्टीप्लाई करें सिंगुलर स्टेट्स के साथ, क्योंकि सिंगुलर स्टेट्स जो होती हैं वो एंटी सिमेट्रिक होती हैं। दूसरा तरीका ये है कि एंटी सिमेट्रिक स्पेशल स्टेट्स को, जिन्हें ऑर्थो स्टेट्स हमने कहा है, उन्हें मल्टीप्लाई करें ट्रिपलेट स्टेट्स के साथ, ट्रिपलेट वेव फंक्शंस के साथ, स्पिन वेव फंक्शन के साथ, जो कि सिमेट्रिक होते हैं। तो इस सूरत में जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अब जो सिंगलेट के लिए स्टेट आएगी वो तो हमारे पास फिर बनेगी साई Q1 Q2 साई प्लस R1 R2 बीटा 2 माइनस अल्फा 1, सॉरी बीटा 1 अल्फा 2। और जो ट्रिपलेट के लिए तीन पॉसिबल स्टेट्स आ रही होंगी, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। सो ये हमारे पास पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे, पॉसिबल आइगन स्टेट्स होंगी हीलियम एटम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ये एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। Introduces a coupling between the space and spin variables of electrons। कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल हैं या कौन कौन सी वेव फंक्शन आइगन स्टेट्स पॉसिबल होंगी। हर तरह के आइगन स्टेट्स हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो ये सिर्फ फर्मियंस के लिए है, लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई भी फर्मियोनिक सिस्टम हो उसके लिए आपने टोटल वेव फंक्शंस इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। सो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया, लेकिन अगर हम मतलब कि हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो फिर आपको, जब हमने शुरू में एक इक्वेशन डिराइव की थी ये वाली, आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इसमें कॉरस्पॉन्डिंगली इसका हैमिल्टोनियन लिख के और इसी तरीके से सारा काम करना है। फिलहाल हमने सिर्फ इसको हीलियम के लिए किया, लेकिन अगर कोई भी सिस्टम हो आप उसके लिए उसकी स्पिन आइगन, उसका टोटल वेव फंक्शन या उसका कपल्ड स्पिन वेव फंक्शन इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें अगर कोई, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।